अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सैयद फाजिल बुखारी यूट्यूब चैनल और मेरा नाम रईस रमज़ुद्दीन कासमी है। आज हमारा सेकंड लेक्चर है पाकिस्तान अफेयर सीरीज़ का, लेक्चर सीरीज़ का। और जो है हमने पिछले लेक्चर में पाकिस्तान बनने से जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुई थी वहाँ से स्टार्ट किया था 1947 के एक्ट से लेके, और बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी जो बनी थी अर्ली 50s में, उसको हमने डिस्कस किया था। आज हम उसी का तसलसल या कंटिन्यूटी लेके चल रहे हैं, जिसमें हम एक शॉर्ट एनालिसिस करेंगे पाकिस्तान के तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस का, जिनमें 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन आता है, 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन आता है और 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आता है। आइए देखते हैं। पाकिस्तान का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी प्रोमलगेशन 23 मार्च 1956 को हुई थी, और जो 1962 वाला कॉन्स्टिट्यूशन है वो 8 जून को आया था, और जो 1973 वाला कॉन्स्टिट्यूशन है वो 14 अगस्त 1973 को आया था। अब देखते हैं कि टाइप कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी होती हैं। देखें, कॉन्स्टिट्यूशंस की मेनली जो ब्रॉडली हम कहते हैं वो दो टाइप्स होती हैं। एक रिटन या कोडिफाइड कहा जाता है, दूसरा अनरिटन या अनकोडिफाइड कहा जाता है। मेजरली दुनिया में आपको रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस ज़्यादा मिलेंगी, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ईरान, यूएसए, सब के जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वो रिटन हैं। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक एक्सेप्शनल केस है, जिसमें आपको एक सिर्फ यूके या इजराइल का जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको अनरिटन मिल जाएगा, जिसमें डिफरेंट सोर्सेज होती हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स होते हैं ब्रॉडली। बहरहाल हमारे पाकिस्तान के जो तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस थे 1956, 62 और 73, तीनों रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस थे। और अभी हम देखते हैं कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कौन सा था तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस में। पहला पाकिस्तान के 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था, जैसे हमने यहाँ पे देखा हुआ है कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम था 56 वाला। इसमें सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री था, लेकिन वो इतना ज़्यादा पावर डिवॉल्व नहीं किया गया था। इसकी वजह से इसको एक क्वासी पार्लियामेंट्री सिस्टम कहा जाता है। इतने पावर्स आमतौर पर जैसे एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में होने चाहिए, वे इतने डिवॉल्व नहीं किए गए थे। इसी वजह से हम इसको एक क्वासी में कंसिडर करते हैं। 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इसको कहा जाए कि ये था ही प्रेसिडेंशियल। इसमें सारे जो पावर्स थे वो अक्यूमुलेटेड थे टुवर्ड्स प्रेसिडेंट, और प्राइम मिनिस्टर की सीट नहीं थी। और जो है जो नीचे कैबिनेट्स होती हैं या जो हाउसेज हैं उनके पास भी इतने कोई ख़ास पावर्स नहीं थे, नॉमिनल पावर्स थे। और 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन वो एक हम कह सकते हैं कि एक रियल पार्लियामेंट्री सिस्टम था, जिसमें आप जो है पावर्स जो है वो डिवॉल्व भी किए गए थे। डिवॉल्व पावर्स जो थे वो प्रैक्टिस भी किए गए थे। जो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स होती हैं वो भी डिवाइड की गई थी, एक फेडरेटिंग यूनिट्स और फेडरेशन। मतलब जैसे एक सेंटर होता है और दूसरे प्रोविंसेस होती हैं, तो जो सेंटर होता है हम उसको फेडरेशन बोलते हैं, और जो प्रोविंसेस होते हैं हम उसको फेडरेटिंग यूनिट्स कहते हैं। तो इनमें जो है पावर्स अप्रोप्रिएटली डिवाइडेड थे 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में। आइए आगे देखते हैं। एक होता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें होता है पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल। एक होता है सिस्टम ऑफ स्टेट। सिस्टम ऑफ स्टेट जो है वो या तो यूनिटरी होता है या फेडरेशन होती है, फेडरलिज्म जिसको हम कहते हैं। एक और सिस्टम ऑफ स्टेट था जिसको हम कॉन्फेडरेशन कहते हैं, लेकिन वो आजकल इतना प्रैक्टिकली देखा नहीं जाता। सिर्फ उसमें जो है वो आपको सिर्फ यूरोपियन यूनियन का एक कॉन्फेडरेशन की मिसाल नज़र आती है, और उसके अलावा ऐसा कोई कंट्री नहीं है या ऐसा कोई स्टेट नहीं है या कोई ऐसा खिता नहीं है जहाँ पे आपको प्रैक्टिकली कॉन्फेडरेशन नज़र आए। पाकिस्तान में जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था वो यूनिटरी बेस पे था, जिसमें 1 यूनिट आया था। आई गेस 24 अक्टूबर को आया था 1 यूनिट, जिसमें जो है पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान डिवाइड किया गया था, और उसके ऊपर जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी, प्रोविंसेस में डिवाइड नहीं था। और 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, वो भी एक सेम ही था, क्योंकि वही परसिस्ट कर रहा था। 1 यूनिट का जो सिस्टम हम कह रहे हैं वही परसिस्ट कर रहा था 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी। तो इसी लिहाज से जो है जो पावर्स थे वो सिर्फ डिवाइडेड थे 2 यूनिट्स ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में, और उसके अलावा जो है ऊपर सबसे ज़्यादा पावर्स अक्यूमुलेटेड थे फेडरेशन में, या जिसको हम सेंटर बोलते हैं। 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इस हिसाब से काफ़ी चेंज था, क्योंकि उसमें जो है प्रोविंसेस भी बना दिए गए थे। बलूचिस्तान 1970 में प्रोविंस बना था, और दूसरे प्रोविंसेस को भी एक जो है सूबे की हैसियत दे दी गई थी, और उनके जो है हाउसेस भी बना दिए गए थे। जो उनका पार्लियामेंट्स या उनकी जो प्रोविंशियल असेंबलीज होती हैं वो तश्कील दे दी गई थी, और उनको पावर्स डिवॉल्व किए गए थे 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा जो है पावर्स एक्यूमुलेटेड थे। आगे चलते हैं फंडामेंटल राइट्स की तरफ। फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिसेबल थे। मतलब अगर कोई फंडामेंटल राइट को वायोलेट करता है तो वो जो है सब्जेक्ट होता है लॉ के, मतलब उसको जो है कोई सज़ा मिल सकती है। 1962 में भी सिमिलरली जो फंडामेंटल राइट्स थे वो जस्ट, लेकिन 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें
जो पावर्स थे वो बहुत ज़्यादा एलिबोरेटेड थे। आप देख सकते हैं कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 8 से लेके आर्टिकल 25A तक जितने भी आर्टिकल्स आते हैं ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन करते हैं और बहुत एलिबोरेटली डिफाइन किया गया है। और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वो अलाइन है UDHR से। UDHR एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है जो 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने प्रोमलगेट किया था, उसके तहत हैं। तो ये एक आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फंडामेंटल लॉज हैं जिसको 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया था। आगे देखते हैं, एम्फेसिस और रिलीजन आता है कि मज़हब का जो रिलीजन का उसका कितना हिस्सा है इन कॉन्स्टिट्यूशन में। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का नाम दे दिया गया था, लेकिन जो है इतनी जो इनकी कोई कमेटी बनाई गई थी उनको भी इतने ज़्यादा पावर्स वगैरह नहीं दिए गए थे, वो सिर्फ एक नॉमिनल इस्लामिक रिपब्लिक था। 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक कमेटी बनाई गई थी लेकिन उसको भी इतने पावर्स नहीं दिए गए थे। अब 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ आते हैं तो उन्होंने इस्लाम को एज ए स्टेट रिलीजन करार दिया था कि इस्लाम जो है एक हमारा जो स्टेट है, जो हमारी जो रियासत है, रियासत का जो अमूमी मज़हब है वो ही इस्लाम है। और उसके अलावा उन्होंने CII काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी भी तश्कील दी थी जो बहुत ज़्यादा एलेबोरेट थी। 8 से लेकर 20 तक उनके मेंबर्स हुआ करते हैं जो उलमा कराम हैं और वही जो हैं मतलब इस्लामिक लॉज को एवेल्यूएट भी करते हैं, उनको देखते भी हैं और फतवाएं भी जारी करते हैं अगर कोई लॉ जो है इनकन्सिस्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से या ऐसी कोई अगर चीज़ होती है तो। आगे देखते हैं, जो कंपोजिशन है 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन की वो इतना ज़्यादा कह सकें कि इतना ज़्यादा एलेबोरेट नहीं है, इतना ज़्यादा वो फैलाव नहीं हुआ उसका। उसमें जो है सिर्फ 234 आर्टिकल्स हैं। 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 250 या 250 आर्टिकल्स है, वो उन्होंने ज़्यादा कुछ पावर्स जो हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड की गई थी 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हम 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जब आते हैं तो वो हमें नज़र आता है कि उसमें 280 आर्टिकल्स हैं और वो बहुत ज़्यादा एलेबोरेट है। उसमें जो है बाकायदा अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो उसमें जो है हमारे पावर्स को जो है चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। फेडरलिज्म का चैप्टर अलग है, फंडामेंटल राइट्स का अलग है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ का अलग है, इस्लामिक आइडियोलॉजी का अलग है। ऐसे ही 10 चैप्टर्स में हमारा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिवाइड किया हुआ है। तो इस हिसाब से हम अगर देखते हैं कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा एलेबोरेटिव है, उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड की गई हैं और इसी वजह से शायद 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है अभी तक परसिस्ट कर रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इसमें जो है काफ़ी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल इंजीनियरिंग की गई थी, काफ़ी सारे मसले मसाइल भी हुए थे जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पाकिस्तान के वैसे तो 25-26 तक हो चुकी हैं अमेंडमेंट्स, लेकिन जो उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करें जो हमें हमारे एग्जाम्स में या हमें आर्गुमेंटेशन में हेल्प करेंगी। सबसे पहली अमेंडमेंट जो थी वो 8th अमेंडमेंट हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो 1985 को आई थी, जिसमें आर्टिकल 58(2)(b) और 112। 58(2)(b) जो है वो प्रेसिडेंशियल पावर्स होते हैं जिसके तहत वो जो है नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, और आर्टिकल 112 उसमें गवर्नर को पावर होते हैं जिसमें वो प्रोविंशियल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। वो जो है इनेक्ट किए गए थे 8th अमेंडमेंट में 1985 में जो आया था। अब उसके बाद हम देखते हैं कि 13th अमेंडमेंट में ये सेम 2 पावर्स, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 2 आर्टिकल्स हैं जो अमेंड किए गए थे। 13th अमेंडमेंट में ये दोनों आर्टिकल्स जो थे वो सबसाइड कर दिए गए थे, डिलीट कर दिए गए थे, हटा दिए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन से। ये 90s में 93 या 94 में आई थी अमेंडमेंट, ये आप देख लीजिएगा। अब उसके बाद हम 17th अमेंडमेंट देखते हैं। 17th अमेंडमेंट जो है अर्ली 2000s में आई थी। अब उसमें वापस वही आर्टिकल्स लाए गए थे 58(2)(b) और जो है 58(2)(b) और 112 आर्टिकल जो है वो दोबारा लाए गए थे। उसके अलावा भी बहुत सारे आर्टिकल्स है जिसमें जुडिशरी को थोड़ा मैनिपुलेट किया गया था और बहुत सारी चीज़ें हुई थी 17th अमेंडमेंट में। अब उसके रिएक्शन में जब जब गवर्नमेंट वगैरह ख़त्म हुई थी और दूसरी एक डेमोक्रेटिक रिजीम जब पाकिस्तान में आई थी, उसके बाद 18th अमेंडमेंट को लागू किया गया था। 18th अमेंडमेंट पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा डिटेल्ड अमेंडमेंट है जिसमें 100 से ज़्यादा आर्टिकल्स को अमेंड, सबसाइड और डिलीट किया गया है। 18th अमेंडमेंट में सेम जो आर्टिकल्स थे, आर्टिकल 112, आर्टिकल 58(2)(b), आर्टिकल 6 हाई ट्रीजन जिसे हम कहते हैं, और जो है फंडामेंटल राइट्स में 3 आर्टिकल्स थे। आर्टिकल 10A आता है राइट ऑफ फेयर ट्रायल, आर्टिकल 10A आता है, आर्टिकल 25A आता है राइट ऑफ एजुकेशन, और आर्टिकल 19A आता है
जिसमें होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो आर्टिकल जो है इसमें इंक्लूड किए गए थे। लेकिन मतलब इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये सबसे ज़्यादा एलिबोरेटिव और सबसे ज़्यादा डिटेल्ड जो अमेंडमेंट थी वो 18 अमेंडमेंट थी। अब उसके बाद ये आपका अलग से टॉपिक है 25th अमेंडमेंट, जिसको हम फाटा मर्जर कहते हैं। 25th अमेंडमेंट अभी कुछ साल हुए हैं ये लागू हुई है। उसके तहत जो है फाटा जो एक फेडरली एडमिनिस्ट्रेट ट्राइबल एरियाज थे उनको मर्ज किया गया है केपीके में। वो कुछ उनकी एजेंसीज थी उनको भी मिला दिया गया है, और उसमें कुछ फोर्सेस थी जिसमें लेवाइस फोर्स थी उसको भी पुलिस के अंडर दे दिया गया है, और इस हिसाब से पूरा का पूरा इसको इंक्लूड किया गया है, जो ब्रिटिश राज के टाइम से ये नहीं था। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।